नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक जो प्रॉपर्टी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये हमने जान लिया था। अभी हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b से डिनोटेड किया जाता है, जहाँ पर a रियल पार्ट होता है और b क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट ऑफ z क्या है? a है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है दोस्तों? b है। तो यहाँ से अगर आप मोड z की अगर अपन बात करें, मोड z क्या होता है? तो वो क्या होता है? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या होता है? मोड z होता है। या फिर a क्या होता है दोस्तों? रियल पार्ट ऑफ z। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। इसको मोड z को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन बात करें अगर जनरल मैथ के बारे में, अगर मैं बात करूं तो जनरल मैथ के बारे में अगर x की वैल्यू, जैसे आपके पास कई बार आता है कि मोड x क्या होता है, बेसिक मैथ के मोड x का मतलब क्या होता है? रियल के अंदर अगर बात करें तो मोड x का मतलब क्या होता है? x होगा या फिर क्या होगा? माइनस x होगा। x कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। जब x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा दोस्तों? माइनस x होगा। इसी प्रकार से मोड z का मतलब कभी भी ये नहीं होता, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मोड z का मतलब ये नहीं है कि z और माइनस z होगा। z ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये होगा, z लेस देन 0 के लिए ये होगा। दोस्तों कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हम नहीं लिख सकते, जबकि रियल नंबर सिस्टम में हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोड x की वैल्यू हमेशा x होगी या फिर क्या होगी? माइनस x होगी। x कब होगी? जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस x कब होगी? जब x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ना ही तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? छोटा होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट कंपेरेबल। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेरेबल नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी कंपेरेबल नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्रेटर देन, लेस देन के इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन अपन नहीं बना सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे 3 + 2 आयोटा ग्रेटर देन 7 + 9 आयोटा, ये कभी भी हम नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रियल सिस्टम के बारे में, रियल नंबर सिस्टम में क्या है कि जैसे 3.1 है तो उसको अपन बता सकते हैं हमेशा ये 2.7 से ज़्यादा होता है। इस प्रकार से रियल नंबर सिस्टम में तो अपन बता सकते हैं 3.10 हमेशा 3 से ज़्यादा होती है। इस प्रकार रियल नंबर सिस्टम में हम बता सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कभी भी कंपेरेबल नहीं होता। कभी भी हम ये चीज़ नहीं शो कर सकते कि कौन किससे बड़ा होता है। रियल नंबर में हमेशा इक्वलिटी होती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमेशा क्या होती है? इक्वलिटी होती है। दोस्तों रियल नंबर में क्या होती है? रियल नंबर में इक्वलिटी होती है। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी नॉट कंपेरेबल नहीं है, बट इक्वलिटी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी होती है। जैसे अगर 3 + 2 आयोटा हमें दे रखा होगा, अगर मान लीजिए इक्वल टू की बात करूँ मैं, तो 6 + 4 आयोटा बाई 2 अगर हमें दे रखा है तो ये दोनों क्या है? इक्वलिटी होता है। क्योंकि इससे डिवाइड कर देंगे तो इक्वलिटी का चिन्ह हमारे पास है, क्योंकि 3 + 2 आयोटा किसके इक्वल है? 3 + 2 आयोटा के इक्वल है। इस प्रकार से इसे कंपेरेबल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों उससे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास मान लो जी Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कैसे लिख सकते हैं? A1 + आयोटा B1। दोस्तों इसको कैसे लिखा जा सकता है? A2 + आयोटा B2। Z1 = A1 + आयोटा B1, Z2 = A2 + आयोटा B2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है।
कभी भी जब भी आपको इक्वल टू का चिन्ह लगाना हो या कभी भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दिखाने हो तो यहाँ से अपन अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे, जब उनका रियल पार्ट बराबर होगा और उनका इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, a1 प्लस आयोटा b1, अगर दोनों चीज़ें बराबर है a2 प्लस आयोटा b2, इसका मतलब क्या होगा, z1 और z2 दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, a1 तो हमेशा किसके बराबर होगा, a2 के बराबर होगा, और b1 हमेशा किसके बराबर होगा, b2 के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर हो सकता है, जब रियल पार्ट हैं इक्वल हों। रियल पार्ट क्या है, इक्वल हो। जब इमेजिनरी जो पार्ट है वो भी क्या है, इक्वल हो। ओके दोस्तों, रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रकार से हमने अभी जाना था कि मोड जेड जो होता है वो हमेशा रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर हमेशा होता है। इससे हम यह देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी, इससे हम देखेंगे कि हमारे पास दोस्तों अगर कोई भी हमारे पास क्या है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमने अभी देख चुके हैं कि मोड जेड हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब मोड जेड क्या होता है हमेशा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से ए और बी क्या है दोस्तों, ए और बी है वो बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर है। ए और बी क्या है दोस्तों, बिलोंग टू रियल नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए रियल नंबर है तो हमने ए स्क्वायर कर दिया तो हमेशा क्या वैल्यू रहेगी दोस्तों, इसकी पॉजिटिव रहेगी। इसी प्रकार से बी है तो बी स्क्वायर हमने कर दिया तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। इन दोनों पॉजिटिव वैल्यू को हमें अगर जोड़ता हूँ मैं, वो भी क्या आएगा दोस्तों, दोनों को ग्रेड करता हूँ वो भी क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब मोड जेड जो है वो हमेशा रूट के अंदर कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। मतलब मोड जेड जो है हमेशा रियल नंबर के इक्वल हो गया। ओके, तो मोड जेड जो है वो हमेशा बिलोंग करेगा रियल नंबर के अंदर। जबकि दोस्तों हमने अभी क्या जाना था कि अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मोड जेड हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मोड जीरो है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो देख लेते हैं। ओके, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड जीरो है तो क्या होगा दोस्तों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। हमने आपको बताया कि मोड z अगर जीरो है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या है, जीरो है। कहने का मतलब क्या हो गया, मोड जीरो है तो मोड जीरो होता क्या है, मोड का मतलब हमेशा ही होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हमें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है। कोई भी दो रियल वैल्यू जब दोनों को ऐड, कभी भी रियल वैल्यू की संख्या जो है कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। ए स्क्वायर हमें दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है। ए स्क्वायर हमेशा तो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ी वैल्यू होगी, बी स्क्वायर भी हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन दोस्तों कभी भी दो संख्याओं का अपन योग करते हैं, कभी भी हम दो संख्याओं का योग करते हैं तो कभी भी जीरो कब आ सकता है, दो संख्याओं का योग जीरो कब आ सकता है, जब वो जीरो या जीरो से बड़ी हो। दोस्तों दो संख्याओं का योग उसी कंडीशन में जीरो आ सकता है जब दोनों संख्याएं क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब क्या हो गया, ए भी क्या होगा और बी भी क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मोड जीरो है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर दोस्तों मोड जीरो है तो वहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या का मोड जीरो है तो वहाँ पर जीरो प्लस जीरो आयोटा हमेशा बनेगा। ओके, क्या बनेगा, जीरो प्लस जीरो आयोटा बनेगा। इसका मतलब दोस्तों रियल पार्ट ऑफ जेड, जैसे क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, ए होता है, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और दोस्तों इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमेशा क्या होगा, वो भी दोस्तों हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास मोड जीरो होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड जीरो है, इसका मतलब ए जीरो है और बी जीरो है। इस जीरो को ए जीरो और बी जीरो का होने का मतलब क्या है दोस्तों, जेड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब कभी भी हमारे पास जेड जीरो नहीं है, कभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मोड जेड कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो कभी भी नहीं होगा दोस्तों। क्या नहीं होगा, जीरो कभी भी नहीं होगा। अब बात करेंगे कि हमेशा हमने अभी देखा है कि मोड जेड जो है
वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मोड जेड हमेशा क्या होता है दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का दोस्तों कंजुगेट कैसे निकाला जा सकता है, अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों, इसका अगर आपको कंजुगेट निकालना है तो आप क्या करोगे, z के ऊपर z बार लगा देना है। उसी प्रकार से दोस्तों a प्लस आयोटा b जो है इसके ऊपर भी क्या लगा दोगे, आप बार लगा दोगे। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो z बार क्या होगा दोस्तों, a प्लस आयोटा b का क्या हो जाएगा, बार होगा। या फिर कभी भी रियल पार्ट के ऊपर बार लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, है ना। लेकिन आयोटा के ऊपर जैसे ही बार का फ़र्क पड़ेगा, आयोटा पर बार लगाने से प्लस का जो पॉजिटिव आयोटा है वो नेगेटिव आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे लिखा जाएगा a माइनस आयोटा b। तो दोस्तों z अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b है तो z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा दोस्तों। ओके, उसके बाद में बात करेंगे कि जैसे देखो हमारे पास अगर एक एग्जांपल हो कि 3 + 2 आयोटा दे रखी है z इक्वल टू, तो दोस्तों इसका कंजुगेट अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा, 3 - 2 आयोटा होगा। और -4 + 2 आयोटा अगर आपके पास z है तो दोस्तों अगर आपको z बार निकालना है तो -1 -4 - 2 आयोटा इसका z बार होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये पता होना चाहिए, किसी भी जियोमेट्री के बारे में पता करने के लिए, कि अगर हम उसको XY प्लेन में देखते हैं, अगर मैंने क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं किस प्लेन में देखता हूँ, XY प्लेन के अंदर देखता हूँ। XY प्लेन के अंदर दोस्तों ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है x है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ओके, ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ये दोस्तों कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। ये दोस्तों इमेजिनरी पार्ट और ये दोस्तों रियल पार्ट है। अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हमने कॉम्प्लेक्स संख्या रखी, कॉम्प्लेक्स हमने वैल्यू लिखी, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को वैसे दोस्तों z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको a, b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a क्या है दोस्तों, रियल पार्ट है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है दोस्तों। ओके, a क्या है दोस्तों, रियल पार्ट है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। उसी प्रकार से यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट p है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ उसको कैसे लिखेंगे, a, b की फॉर्म में हम लिखते हैं। a, b की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है दोस्तों, a, b की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों कितनी है, a है। और दोस्तों ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों कितनी दूरी है, b दूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना हमें समझ में आया होगा। उसके बाद में दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आयोटा b हमारे पास है, और हमें अगर क्या करना है, इसको a, b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और मोड z हमेशा क्या होता है, √a² प्लस b² होता है। इस बात का भी आपको अच्छे से पता है। और ठीक है, अब देखो दोस्तों अगर हमने ओरिजिन को p बिंदु से मिलाया, ओके, ओरिजिन को किससे मिलाया, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने मिलाया। इसको मिलाने के बाद दोस्तों आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का नाम सबने सुन रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, OP² इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए ये a पॉइंट है, क्या होगा, OA² प्लस AP² होगा। तो दोस्तों OP² इक्वल टू OA कितना है दोस्तों, a² और ये कितना है, b² होगा। इसका मतलब OP² क्या हो गया दोस्तों, √a² प्लस b²। और दोस्तों OP जो वैल्यू है, OP वैल्यू है किसके बराबर है, OP वैल्यू, क्योंकि √a² प्लस b² की वैल्यू हमेशा किसके बराबर है, मोड z के बराबर है। इसका मतलब दोस्तों मोड z जो है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मोड z जो है
वो ओपी के बराबर है और ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दोस्तों बराबर है। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना हमें समझ में आया होगा। यहाँ पर जो पी है, पी क्या है, जेड का एफ एक्स है, जेड का क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स है। ओके, पी क्या है, जेड का एफ एक्स है। इस प्रकार से हमने मोड जेड इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, मोड जेड इक्वल टू आएगा ओपी और इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। किसी भी के आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, या फिर एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे हम, कि हमारे पास अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है और a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखा गया है और आर्गेंड प्लेन के अंदर इसको कैसे लिखते हैं, a कॉमा बी के फॉर्म में इसको आर्गेंड प्लेन के अंदर हम लिखते हैं। जैसा कि हमने पीछे बात कर चुके हैं, हम हमारा xy जो प्लेन है उसके अंदर, xy जो प्लेन है उसके अंदर ये जो है मान लीजिए कोई ना कोई पॉइंट है ए कोमा बी, ये दूरी जो है बी है, ये दूरी क्या है, ए है, ये ओरिजिन है और ये जो दूरी है वो क्या है, मोड जेड के बराबर है या फिर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है दोस्तों। ओके, तो बात कर रहे हैं हम आर्ग्यूमेंट की या एम्पलीट्यूड की, हम बात करना चाह रहे हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड की अपन बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव एक्सेस से एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सेस है, उसका इससे एंगल कितना बन रहा है दोस्तों, इसके ऊपर अपन को चर्चा करनी है। पॉजिटिव एक्सेस से इसके ऊपर एंगल बन रहा है, उसको मान लीजिए क्या नाम दे दिया हमने, थीटा नाम दे दिया। थीटा कौन बनाता है, इसी एंगल को कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। ओके दोस्तों, इसी नंबर को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। आर्ग्यूमेंट को बेसिकली डिनोटेड किससे करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, सॉरी, आर्ग्यूमेंट को बेसिकली किससे डिनोटेड किया जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है दोस्तों, थीटा होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है दोस्तों, थीटा होता है, या फिर इसे एम्पलीट्यूड भी लिखा जा सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी क्या होता है दोस्तों, थीटा होता है। और जब भी हमें टेन थीटा निकालना होता है दोस्तों, टेन थीटा जब भी निकालना होता है, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए थीटा अपन निकालते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए होता है। लेकिन दोस्तों कभी भी हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट के अंदर कुछ भी दिया हो, अलग अलग कोऑर्डिनेट के अंदर कुछ भी हमें दिया गया हो, तो उसके लिए टेन थीटा हमेशा बी डिवाइड ए हमेशा नहीं होता। अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए थीटा की वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है, वो हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आर्ग्यूमेंट निकालने का बेस्ट तरीके की बात करूँ मैं, आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए दोस्तों हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है। वो बात क्या है कि जो हमें दे रखा है कि इसका हमें आर्ग्यूमेंट बताना है, वो कौन से कोऑर्डिनेट का पार्ट है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो कौन से कोऑर्डिनेट का पार्ट है, और उसके अलावा हम एक इंटरमीडिएट वैल्यू का इसके अंदर सहारा लेते हैं। वो इंटरमीडिएट वैल्यू क्या है, आइए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों हमने भी आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमेशा क्या है, थीटा है। लेकिन दोस्तों एल्फा क्या है, ओके, एल्फा क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तो इंटरमीडिएट वैल्यू, ओके, एल्फा क्या है दोस्तों, इंटरमीडिएट वैल्यू है। इसको कैसे डिनोटेड करते हैं, हमें पहले तो निकालना क्या था, हमें निकालना दोस्तों टेन थीटा था, लेकिन हम इंटरमीडिएट वैल्यू निकाल लेते हैं एक, जिसे क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, सॉरी, टेन थीटा की जगह हमने एक इंटरमीडिएट वैल्यू ले ली एल्फा, तो क्या लिखेंगे, टेन अल्फा। और दोस्तों टेन अल्फा हमेशा होता क्या है, बी बाई ए होता है। बी क्या होता है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और ए क्या है दोस्तों, रियल पार्ट ऑफ जेड का क्या होता है, मोड होता है। तो दोस्तों कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है तो सबसे पहले अपन इंटरमीडिएट वैल्यू की बात करेंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू क्या है, टेन ऑफ एल्फा है, और ये हमेशा क्या होता है, मोड ऑफ बी बाई ए होता है। दोस्तों इसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में ही हम ये जो आर्ग्यूमेंट निकालना चाह रहे हैं हम, इसके बाद में हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि टेन अल्फा इक्वल टू मोड बी बाई ए हमेशा होता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में कैसी कैसी संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों हमेशा क्या होगा, प्लस प्लस होगा, ये दोस्तों क्या होगा, माइनस माइनस होगा। इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा, ए कोमा बी मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस ए कोमा माइनस बी मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, एक तो होता है 3 + 2 आइटा होता है,
अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, अगर मैं बात करूँ थर्ड क्वाड्रेंट की तो -2 माइनस आयोटा हो गया। हमेशा दोस्तों यहाँ क्या होता है, पहले नेगेटिव होता है फिर क्या होता है पॉजिटिव होता है। पहले नेगेटिव का मतलब -3 प्लस 2 आयोटा हो गया, मान लीजिए दूसरा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है दोस्तों, -3। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है, प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट ये कहता है दोस्तों +-2 आयोटा। इस प्रकार से दोस्तों ये सारे क्वाड्रेंट हमने कर लिए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको दोस्तों बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन में आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी कितनी होने वाली है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको चारों कंडीशन बता दी, 3 + 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा, -3 - 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा। अब देखो दोस्तों आपको ये समझना है, क्या समझना है, आइए चर्चा कर लेते हैं। समझना ये है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, क्वाड्रेंट लिख दिया। यहाँ क्या लिख दिया दोस्तों, ये क्या है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और दोस्तों कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट तो हमने लिख लिए, चारों के चारों क्वाड्रेंट हमने लिख लिए हैं। तो इनको लिखने के बाद में भी क्वाड्रेंट हमने सारे लिख लिए। क्वाड्रेंट लिखने के बाद हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होने वाला है। अभी हमने बात की थी कि इंटरमीडिएट वैल्यू का अपन क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है दोस्तों, थीटा होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इंटरमीडिएट वैल्यू और जो ये आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं होता। लेकिन जैसे ही अपन सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं दोस्तों ये क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम आते हैं तो थीटा इक्वल टू -पाई प्लस अल्फ़ा हो जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटा दोस्तों हमेशा क्या होता है, -अल्फ़ा होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा। बहुत ही आसान चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि कभी भी आपको क्वाड्रेंट दिए हो और आर्ग्यूमेंट आपको निकलना होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, हमेशा दोस्तों अल्फ़ा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा करना होगा आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना होगा, -पाई प्लस अल्फ़ा करना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों आपको क्या करना होगा, -अल्फ़ा आपको करना होगा। उम्मीद करता हूँ इतना हमें समझ में आया होगा। जैसे कि देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास अगर ऐसे दे रखा हो कि 1 + √3 आयोटा, क्या दे रखा है आपको दोस्तों, 1 + √3 आयोटा। इसका मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, 1 लिखोगे, √3 लिखोगे, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों सबसे पहले तो हमें इंटरमीडिएट वैल्यू निकालनी होती है। इंटरमीडिएट वैल्यू हमेशा क्या होती है, tan अल्फ़ा होता है। मोड लगाते हैं, b/a अपने को करना होता है। यहाँ से क्या होगा, b की वैल्यू √3/a। दोस्तों tan अल्फ़ा की हमेशा √3 जो वैल्यू है वो दोस्तों किस पे होती है, π/3 पे होती है। किस पे होती है दोस्तों, π/3 पे होती है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है। tan अल्फ़ा इक्वल टू b/a, b की वैल्यू है √3 और a की वैल्यू है दोस्तों 1। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, π/3 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 60 डिग्री हो गया। तो हमने आपको बताया था कि थीटा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के बराबर होगा। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री है। इसका मतलब दोस्तों जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी दोस्तों, π/3 होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, जो सेकंड नंबर है इसके ऊपर दोस्तों अपन चर्चा करते हैं कि अगर हमारे पास पहला जो क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव हो, पहला क्या हो दोस्तों, नेगेटिव हो, और दूसरा जो है वो पॉजिटिव हो, मतलब -1 + √3 आयोटा हो। तो दोस्तों यहाँ से हमें इंटरमीडिएट वैल्यू निकालनी होती है, मोड लगाना होता है, b/-a करना होता है। तो दोस्तों यहाँ से मोड की वैल्यू है तो माइनस भी किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, √3 + 1 बचेगा। और दोस्तों ये हमेशा किसके बराबर होता है, π/3 के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि -1 √3 ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है दोस्तों, ये हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, किसके अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला नेगेटिव होता है, दूसरा दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, यह हो गया π/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या बोला था आपको, थीटा इक्वल टू क्या होगा, π-अल्फ़ा होगा। तो क्या आप क्या करोगे, π/3 3 - पाई 2π/3 हमेशा होगा। अब दोस्तों इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 है कि -1 - √3 आयोटा अगर आपको दे रखा है तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, -1 और -√3 क्या होगा दोस्तों, -1 और -√3 यहाँ से होगा।
उसके बाद में दोस्तों क्या होगा कि टेन जो अल्फ़ा है, टेन अल्फ़ा क्या है, -√3 और -1 है। माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या बचेगा दोस्तों, π/3 हमेशा के लिए बचेगा। ओके, और ये सॉरी यहाँ पर ये क्या था, रूट था। ओके, तो √-3 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा, π/3 बचेगा। लेकिन दोस्तों ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा जो टेन अल्फ़ा है, सॉरी हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट है, जो हमेशा थीटा है, वो क्या होता है, -π + अल्फ़ा होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, -π + अल्फ़ा होता है। ओके, -π + अल्फ़ा होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, माइनस और π/3 करेंगे। दोस्तों यहाँ पर होगा -3π + π/3, यहाँ से क्या होगा, -2π/3 होगा दोस्तों। ओके, -2π/3 होगा। कर लेते हैं इसके बाद फोर्थ के ऊपर चर्चा। फोर्थ क्या कहता है दोस्तों कि पहला क्या होना चाहिए, हमेशा पहला क्या होना चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, पहला मान लीजिए 4 - √3 आयोटा हमने मान ली कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, 10, अगर आपको अल्फ़ा निकालना हो तो क्या करोगे, ओके b/a करना होता है। हमने क्या कर दिया दोस्तों, b/a कर दिया। मोड की वैल्यू है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, π/3 होगा। ओके, मोड हमने लगा दिया, क्या होगा, π/3 होगा। लेकिन थीटा किसके बराबर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा में से क्या होता है, -α होगा। तो -π/3 इसकी दोस्तों वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूँ इतना हमें समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम बाद में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।